आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धारचूला से दबंग कांग्रेस नेता और सीमांत क्षेत्र से आने वाले और पूरे उत्तराखंड में लोकप्रिय नेता हरीश धामी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चूंकि आप भी आपदाग्रस्त क्षेत्र से आते हैं और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार का रुख आपदा को लेकर है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मुआवजे की राशि बहुत कम है और पुनर्वास को लेकर सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। देखिए, सरकार की जो नीति है, अगर सरकार की मंशा काम करने की होती या राहत देने की होती तो नीति परिवर्तन हो सकते हैं। और देखिए, राज्य में भी सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी उनकी सरकार है और जनता ने इनको जो एक जनादेश दिया है, प्रचंड बहुमत जो दिया, जनता ने इसी विश्वास और उम्मीद से दिया था कि आने वाला समय उनके भविष्य के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। लेकिन जो लग रहा है सौतेला व्यवहार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, आपदा के समय में हमको बड़ी मन्नतें करनी पड़ी, बड़ी अपीलें करनी पड़ी, तब जाके उसके बाद जब आपदा ख़त्म हो गया तो उसके बाद मेरे ख्याल से 18 या 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार इस विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब आपकी सरकार थी तब मुआवजे की राशि 7 लाख रुपए थी, लेकिन वर्तमान में मुआवजे की राशि 1,19,100 रुपये है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त आपकी सरकार 7 लाख रुपये देने में सक्षम थी, तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले आपदा का जो मानक है उसको परिवर्तन करना चाहिए और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से आपदा का जो है नीति होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार भारत सरकार से निवेदन करे कि आपदा का जो मानक है उसको चेंज किया जाए। जिस तरह केंद्र सरकार ने 2013 में आपदा की राशि में आपदा में मदद की थी उत्तराखंड सरकार को, उसी तरह आज भी केंद्र सरकार ने जो है दिल खोल कर उत्तराखंड के लोगों की मदद करनी चाहिए और बड़ी खुशी होती है। मैं देख रहा था कल मुख्यमंत्री जी सैनिकों के साथ जो है उत्तरकाशी में उनके साथ दीपावली उन्होंने मनाई। तो मेरा एक कहना है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से, अगर सैनिक को सच्ची अगर उनको जो है आप उनके प्रति अगर आपकी भावनाएं हैं, आपकी श्रद्धा है, तो निश्चित तौर पर बॉर्डर एरिया के लोगों को जो चाहे आपदा का पुनर्वास हो या यहाँ के नेटवर्किंग की व्यवस्था हो, इन चीज़ों के लिए सबसे पहले एक ठोस कदम उठाना चाहिए। आपदा की नीति में परिवर्तन करके जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं उनको जो है राहत देनी चाहिए। और आप देखते भी हैं सबसे ज़्यादा आपदा ऊँचे हिमालयी क्षेत्रों में आती, बॉर्डर एरियाओं में, और ये वो क्षेत्र है जहाँ का हर घर का एक बेटा सैनिक के रूप में देश की सेवा कर रहा है। तो घर में रहने वाले माँ, बहन या बुजुर्ग वो निःशुल्क सीमा के प्रहरी हैं। तो इसी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और मैं यही कह रहा हूँ और मेरी यही जो है सरकार से अपील है कि वो आपदा के मानक को बदलें। कम से कम अगर उनको पुनर्वास के लिए ज़मीन नहीं दे सकते तो 10 लाख का एक पैकेज कर दें और उनको कह दें भाई हम आपको 10 लाख रुपये दे रहे हैं, आप कहीं पर भी अपने लिए ज़मीन देखें और अपना मकान बनाएं। तो निश्चित तौर पे उसका जो है बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा जनता के बीच में और लोग उस पर संतुष्ट होंगे और वो अपने लिए कहीं पर भी गांव के इर्द गिर्द जहाँ पे आपदा ही है उससे हट के सुरक्षित जगह पर अपने ठिकाना बना सकते हैं। जिससे ये होगा, एक तो उसको अपना घर मिल जाएगा, दूसरा जो बची खुची उनकी खेती है उस पर जो है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं। धारचूला मुनस्यारी के कई गाँव आज भी नेटवर्क के लिए तरस रहे हैं। आपने भी संचार सुविधा की मांग को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था, बावजूद इसके आज भी नेटवर्क की समस्याएं दुरुस्त नहीं हुई हैं। आपको क्या लगता है, अड़चनें कहाँ आ रही हैं? देखिए, मेरा ये मानना है आज बड़ी बड़ी बातें होती है, 5G की बातें हो रही हैं, देश को जो है कई बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा ये कहना है जब तक भाई आप पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं जहाँ पर नेटवर्किंग की आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये समस्याएं आती रहेंगी और इससे कहीं ना कहीं सीमा के सुरक्षा पे भी ये सेध लग सकती है। क्योंकि ये मेरा विधानसभा जो क्षेत्र है ये भारत, नेपाल, चाइना मतलब 3 सीमाओं से लगा है, नेपाल, तिब्बत और चाइना से। और ऐसे हालात में मेरे 30% क्षेत्र नेपाल के नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सीमा की सुरक्षाओं पर सेध लग सकती है। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार सीमाओं को देखते हुए एक पहल करे कि इन तमाम जगहों में नेटवर्किंग की व्यवस्था करें। हम 4G की बात नहीं कर रहे हैं, हमको अगर खाली हेलो करने के लिए भी अगर नेटवर्क लग जाएगा तो बहुत अच्छी सुविधा होगी और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा। और जहाँ तक मैंने
पता किया था तो माननीय राज्यसभा सांसद जी ने शायद राज्यसभा में ये क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे ये कहा गया कि उसकी जो है इनकम कुछ नहीं है। तो मेरा ये कहना है सरकार से कि भाई इन बॉर्डर एरियाज़ों के लिए ही सब्सिडी होती है, तो इन बॉर्डर एरियाओं के लिए केंद्र सरकार वहन करे। तो कंपनी अगर कहीं लॉस में आ रही तो केंद्र सरकार उनको पैकेज दे, जिससे कि यहाँ के लोगों को नेटवर्क मिल सके और जिससे हमें कई जगहों में मदद मिलेगी। आपदा के समय में हमें जो है उससे मदद मिलेगी। और आप देखते हैं ये पूरा उत्तराखंड का जो है एरिया जल जंगल से भरा पड़ा है, तो यहाँ पे नेटवर्किंग की कमियों के कारण जंगली जानवरों का भी अवैध शिकार होता है। अगर नेटवर्किंग होगा तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के डर से लोगों के कहीं कोई फ़ोन न करे, उस भय से भी जंगली जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और यहाँ का जनजीवन जो है वो एक पटरी पर चलने लगेगी। और यहाँ आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, लेकिन यह विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई की कोई जो है व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के लड़के बच्चे कहीं ना कहीं उनको शिक्षा से भी वंचित रहना पड़ रहा है। तो सरकार को निश्चित तौर पर इसकी ओर जो है ध्यान देना चाहिए। और हमने एक पहल की भी है। समकोट के लिए मैंने 29,50,000 रुपये अपनी निधि से, मैं अपनी निधि नहीं कह सकता, वो जनता का पैसा है, जनता ने मुझे चुन के भेजा है, तो जनता के हित के लिए मैंने पैसा जारी किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमको परमिशन दे। और मैं मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो जहाँ जहाँ टावर लगाना चाहते हैं वो आएँ। और भाई हमारे पास जो विधायक निधि का पैसा है, जनता का पैसा है, वो जनता के हित के लिए सारा पैसा मैं देने को तैयार हूँ, केवल सरकार उसके लिए परमिशन कर रही है। जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त धारचूला विधानसभा में चौतरफा सड़कों का निर्माण कार्य होता था और ऐसा लगता था कि कुछ तो विकास हो रहा है। लेकिन वर्तमान में इस विधानसभा में देखें तो विकास का पहिया रुक सा गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है। यह क्षेत्र हमेशा विकास से वंचित रहा है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो 1986 में इस क्षेत्र को एक अभयारण्य के रूप में, स्कॉट अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया। 1986 से लेकर 2013 लास्ट तक ये क्षेत्र अभयारण्य के रूप में रहा, जिससे यहाँ न सड़कों का जो है निर्माण हो पाया, न ही लोगों के गांव में बिजली की व्यवस्था हो पाई। बड़े मुश्किल से हमने संघर्ष किया, जनता ने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे विधानसभा भेजा। उस संघर्ष का परिणाम रहा कि जनता की एक जीत हुई, उनके विश्वास की। 2014 में हम लोगों ने इस अभयारण्य को 111 गाँव को इस अभयारण्य से बाहर किया। उसके बाद तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है प्रयास से इस क्षेत्र में करीब मेरे उससे जो है मुझे लगता है कि 150 से 55 के बीच में हमने सड़कों का निर्माण किया, जिसकी स्वीकृति की, जिसमें से 50% सड़कों में काम चल रहा था। 50% सड़कों में हमने टोकन मनी दे दी थी। और दुर्भाग्य रहा कि 2015 में राष्ट्रपति शासन लगा और 2016 जो चुनाव वर्ष से एक वर्ष पहले था, उसमें हमने जितनी सड़कें हो सकती थी उसको बनाया। और सड़कों के साथ साथ हमने 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर बनाने का काम किया। हमारा उद्देश्य ये था कि यहाँ के बच्चे पॉलिटेक्निक करें, उस टेक्निकली उस पर जो है पास करें, ताकि उनको रोज़गार के लिए भटकना न पड़े। दूसरा, हमने 2 तहसीलों का निर्माण किया, क्योंकि हमारा धारचूला और मुनस्यारी के बीच इतनी दूरी थी कि हमारा गोरीछाल के लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो उसके मद्देनज़र हमने जो है बंगापानी तहसील का निर्माण किया। उसी तरह तल्ला जोहार के लोगों को मुनस्यारी आना पड़ता था, तो हमने उसके लिए जो है तेजम में तहसील का निर्माण किया। और हमने मुनस्यारी में पंडित स्वर्गीय नैन सिंह जी के नाम से हमने हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण किया, जिसमें हमारा जो है जो हमने उसमें सब्जेक्ट रखे थे सब माउंटेनिंग से थे। हमारा मकसद था कि यहाँ के लोगों को उत्तरकाशी नीम पे जो है माउंटेनिंग के लिए जाना पड़ता है, जबकि यहाँ के बड़े जीवट होते हैं, युवा हैं या हमारी बालिकाएं हैं, वो माउंटेनिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकते हैं और गए भी हैं। और मेरे ख्याल से देश का पहला, हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है लवराज धर्मसत्तू जी, जो इसी मतकोट बोना के रहने वाले, मुनस्यारी तहसील के रहने वाले हैं, जो 7 बार एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। तो उसी सोच को लेते हुए हमने बलाती में, मुनस्यारी में जो है हाई एल्टीट्यूड एक जो है इंस्टीट्यूट का निर्माण किया था। हमने उसमें 1-2 इवेंट भी कराए थे। हमने यहाँ पर ऑल इंडिया जो है ट्रेल बाइकिंग का भी जो है यहाँ पर कंपटीशन कराया था। लेकिन आज देखता हूँ जब से सरकार गई है तब से एक भी रुपये का कोई नया कार्य नहीं हो रहा, जबकि मैं विधानसभा में बार बार इस मामले को उठा चुका हूँ। मैं कार्य स्थगन के मामले जो है
कार्य स्थगन के माध्यम से भी मैं सदन में इस मामले को रख चुका हूँ। और यहाँ से पिथौरागढ़ तक 111 किलोमीटर हमने पैदल पथ यात्रा भी की है विकास के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार प्रचंड बहुमत के जो है घमंड में, कुंभकर्णी नींद में प्रदेश के मुख्यमंत्री सोए। मेरा उनसे इतना ही कहना है, आपकी दुश्मनाई कांग्रेस के विधायक हरीश धामी से हो सकती है, लेकिन धारचूला के विधानसभा की जनता से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जनता जब कोई आदमी किसी पद पर जाता है तो वो सबके लिए, जैसे आज मैं विधायक हूँ तो केवल कांग्रेस के लोगों के लिए विधायक नहीं हूँ, मैं समस्त धारचूला के जनमानस के लिए विधायक हूँ, तो मैं उन सब का सेवक हूँ। इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी केवल भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी नैतिकता, उनकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे उनका विधायक नहीं, जहाँ पे विपक्ष के हैं, वहाँ पे उन्होंने और बढ़ चढ़ के जो है कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनकी पार्टी को वहाँ पे जो है मौका मिल सके। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो रहा। आपने तहसील बंगापानी का जिक्र किया। अभी तहसील बंगापानी में तहसीलदार की तैनाती नहीं है, ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में आम जनता को एक छोटे से कागज में भी हस्ताक्षर के लिए 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च कर धारचूला के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये समस्या कब तक हल होगी? देखिए, बार बार हमने इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है और मुझे लगता नहीं है कि इस कार्यकाल में तो ये लोग करेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर अपने क्षेत्र की महान जनता से कहना चाहूँगा कि 2022 में निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा और जो कार्य हम कर गए थे, जिनने इनको रोक दिया है, उन तमाम कार्यों को भी पूरा करेंगे। हमारा तो मकसद तहसील का भवन भी बनाना था, हमारा खाली तहसीलदार बनाने का नहीं था। हम तो आने वाले समय में वहाँ पर उपजिलाधिकारी को भी नियुक्ति करेंगे और वहाँ पर टेजरी की व्यवस्था भी वहाँ पर करेंगे, ताकि लोगों को उसके लिए धारचूला न जाना पड़े। और हमारा मकसद रहेगा अगली बार कि हम बंगापानी तहसील में एक गैस एजेंसी भी खोलें, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि हम बड़े बड़े उसमें कह रहे हैं कि हम उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, लेकिन जितनी की गैस नहीं होती उससे ज़्यादा उसको धारचूला आने जाने में पैसा लग जाता है। तो हमारा मकसद है कि भाई कैसे भी हो जनता का हित होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आज जो जनता के बीच हो रही है, उस परेशानी को दूर करने का काम करेंगे। और लेकिन मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई उनको जनता के हित को देखना चाहिए। और आज यह धारचूला विधानसभा की जो जनता है, जिनको हम निःशुल्क सीमा के प्रहरी कहते हैं, वो बड़े परेशानी में है, बड़ी तकलीफ उनको है, चाहे दैवीय आपदा से हो या चाहे यहाँ पर सुविधाओं से हो, तो तमाम चीज़ों से वो वंचित हैं। निश्चित तौर पे इन लोगों को आज सरकार के सहारे की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी में कुछ महीनों पहले हमने देखा कि आपसी मनमुटाव चल रहा था। आपको कार्यकारिणी में दिए गए पद से आप खासा नाराज थे। क्या यह मनमुटाव अभी भी जारी है? देखिए, ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। ये कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में बर्तनें ज़्यादा होती हैं, आपस में टकराते हैं, लेकिन जहाँ पर जनता के हित के लिए है, हम सब एक हैं। और निश्चित तौर पर इसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखेगा। हम चाह रहे हैं कि एक कुमाऊं में जो है अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में हम तमाम विधानसभाओं में जो है एक रैली का आयोजन करें। उसमें माननीय हरीश राव जी भी होंगे, प्रदेश के प्रभारी भी होंगे और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी भी होंगे। हम सबको एक झंडे, एक डंडे के तले हम जो है यात्रा करेंगे और जनता को हमारे सरकार में किए गए विकास कार्य और वर्तमान में हुए विकास कार्यों का आकलन भी कराएंगे और जनता को बताएंगे कि भाई एक सरकार है जो केवल हवा में बोलती है, और एक सरकार वो भी थी जिसने करके दिखाया। जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोकल की बात जो कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की, ये आप लोगों ने देखा होगा 2014 में जब माननीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री बने तो उनने सिद्ध किया, उनने प्रोत्साहन दिया। यहाँ पे चाहे मडुए की खेती है, झौरे की खेती है, या यहाँ पे मेरा वृक्ष मेरा धन है, या चाहे यहाँ पे गंगा गाय योजना थी। कई ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जिससे कि लोकल लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा था और उनको जो है सुविधाएं हो रही थी। आप सीमांत क्षेत्र के एक छोटे से गांव मतकोट से आते हैं। आपका नाम पूरे उत्तराखंड में अच्छे नेताओं में है। आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्या आप बचपन से ही एक जनसेवक बनना चाहते थे? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, राजनीति से मेरा कहीं ना कोई पाला था, ना राजनीति की और कभी सोच थी, क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे और 1971 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। 1971 की लड़ाई में उनके दोनों पाँव जो है चोटिल हो गए थे, फ्रैक्चर हो गए थे। मेरा एक मकसद था, मैं सैनिक के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करूं। और मैं आज भी चाहता था, मेरी एक दिली तमन्ना है
और मैं अगर कहीं पर अगर अपने आप में कहीं मिस करता हूँ तो ये मैं मिस करता हूँ कि मैं एक फ़ौज में सिपाही के रूप में, सैनिक के रूप में भर्ती नहीं हो पाया। उसके बाद जब भर्ती नहीं हुए तो मैं अपने यार दोस्तों के साथ बैठता था, तो सभी लोगों ने मुझे एक प्रेरणा दी कि भाई आप जो है जन सेवा करिए। तो 2003 में मैं पहली बार बीटीसी मेंबर बना, और उससे पहले 1997 में जब भर्ती की ओर से, तब सभी जगह से मैं बाहर हो गया था, तो माननीय हरीश राव जी के संपर्क में आया और उनसे एक मुझे सीख मिली कि भाई मुझे जनता की सेवा करनी चाहिए, और जनता का मुझे प्यार बढ़ चढ़ के मिला। 2003 में बीटीसी मेंबर बना, 2008 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना और पूरे ज़िले में सबसे रिकॉर्ड मतों से जीतने का मेरे को जो है सौभाग्य मिला, और 2012 में भी मैं विधायक बना। यह सब मेरे क्षेत्र की जनता का एक आशीर्वाद, एक प्यार था, एक उनका जो है स्नेह था, और उनके इस प्यार को देखते हुए, उनके इस जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया उसको देखते हुए एक प्रेरणा मिलती है, एक जोश मिलता है। और वही जोश है कि मैं आज इस इतने वेट होने के कारण भी, जबकि मैं जिस हिसाब से मैं गांव में भ्रमण करता हूं या मैं हर जगह चले जाता हूं, ये प्रेरणा उन्हीं की है, और मैं उन्हीं के जोश से, उनके आशीर्वाद से मैं जनता के बीच जाता हूं, और वही मुझे काम करने के लिए प्रेरणा जनता की मिलती है। धारचूला विधानसभा के लिए भविष्य में आपका विज़न क्या है? देखिए, सबसे पहला तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर जितने भी आपदा प्रभावित हैं उन सबको सुरक्षित जगह पर पुनर्वास करने का। दूसरा, यहाँ जिस उत्तराखंड की नींव जिस पर्पज़ से रखी गई थी, उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो ये कहा गया था कि हम हर्बल प्रदेश बनाएंगे, टूरिज्म में बढ़ावा देंगे और ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। अब मेरा अगला संघर्ष आपदा प्रभावितों को पुनर्वास करना। उसके बाद सबसे बड़ा मेरा जो संघर्ष रहेगा, यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ का जो जल है उसको जो है, उस पर जो है रोज़गार लाने का है। हमारा जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगवाने के लिए सरकार को जो है हम मजबूर करेंगे, सरकार को जो है प्रेरित करेंगे, जिससे कि यहाँ के बेरोज़गार युवाओं को ही नहीं, उत्तराखंड के कम से कम 40% लोगों को इन ऊर्जा जो प्रोजेक्ट हैं इनमें रोज़गार मिले। और जो ये पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन के क्षेत्र में इसको जो है विकसित करने का, क्योंकि आप देखते हैं बड़े सुंदर सुंदर जो है हमारे पहाड़ हैं, बड़े जंगल हैं, बड़े टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे हैं, उनको टूरिज्म के रूप में विकसित करना, ये हमारा मकसद है, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए बाहर न जाना पड़े। और एक मकसद हर गांव को सड़क से जोड़ने का। और सबसे पहला एक मेरा विजन रहेगा, सरकार 2022 में हमारी निश्चित तौर पर आ रही है, मेरी एक लड़ाई रहेगी आपदा प्रभावितों के साथ साथ इस धारचूला विधानसभा में एक 100 बेड का ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण हो, जिसके लिए लोगों को पिथौरागढ़ न जाना पड़े या हल्द्वानी न जाना पड़े। चाहे उसके लिए मुझे अपनी पार्टी से भी अगर मुझे जो है बाहर जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी जाऊंगा। और मेरा ये, आप सब जानते हैं, मैं जो कहता हूं उसके लिए मैं करता हूं। अगर सरकार मानेगी ठीक है, नहीं तो हम पार्टी छोड़ देंगे। तो आज हमसे खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। जी धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा कि आप इस उत्तराखंड के इन विकट भौगोलिक परिस्थितियों की आवाज़ को देश और दुनिया के सामने आप ले रहे हैं, उनको जो है देश और दुनिया के सामने रखते हैं। इसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निश्चित तौर पे मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये चैनल देश और दुनिया में आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।